हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैन्सरी क्लासेस एंड दिस इज नैश्री। एंड आज के इस लेक्चर में मैं यूपीएससी पीईटी एग्जाम के लिए इंडियन इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम को शुरू करने वाली हूँ। ये हमारा यूपीएससी पीईटी एग्जाम के इंडियन इकोनॉमी के लिए सेकंड लास्ट लेक्चर है। लेकिन यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलती हूँ कि जितना आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि परीक्षा में क्वेश्चन कैसा बनता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है ये आपको समझ लगना चाहिए, बिकॉज हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि एग्जाम का क्वेश्चन सही होना चाहिए। वो कैसे सही होगा? जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बोला था कि किरण इंस्टीट्यूट का ये आपका प्रैक्टिस वर्कबुक आप ले सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 27 सेट मिलेंगे। और इन 27 सेट्स में आपका जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये यूपीएससी पीईटी एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी के द्वारा पीईटी के अलावा और भी आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इनके द्वारा जो अदर एग्जाम आपके कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को आपका पीईटी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी आपकी संभावना होती है। सेम क्वेश्चन तो आपका रिपीट नहीं होगा, शायद ही कभी रिपीट हो, बट कॉन्सेप्ट आपका रिपीट होता है। तो इन जो 8,500 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप वहां से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें और साथ ही साथ जो भी आप नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसको अपनी कॉपी में नोट करें, बार बार रिवीजन करें, तभी आपको जो है सब्जेक्ट पर पकड़ बनेगी, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका उद्देश्य एक होना चाहिए, वो है आपका कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन को सही करना है। आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी सब्जेक्ट पर, आपको क्वेश्चन को सही करना है। ठीक, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करिए, वो आपको ज्यादा फायदा करेगा। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपका जो बैंकिंग सिस्टम है इसको शुरू करने वाली हूँ। लेकिन बैंकिंग सिस्टम को शुरू करने से पहले जो आपका पिछला लेक्चर था उसमें मैं एक दो चीजें भूल गई थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं आज के इस लेक्चर में पहले उनको बता दूं, देन उसके बाद आज का जो लेक्चर है इसको कंटिन्यू करूँ। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बजट एंड आपका टैक्स पढ़ाया था। ठीक है, बजट पढ़ाया था और क्या पढ़ाया था, और टैक्स पढ़ाया था। तो बजट में मैंने आपको बोला था कि जो बजट है इस शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं मिलता है। बिल्कुल सच है, आप लोगों ने ये तो पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो यहाँ पर नया ये सीखना है कि बजट जो आपका शब्द है इसको हमारे आर्टिकल 112 में एक रिप्लेस करके जो शब्द दिया गया है वो आपको समझना है। हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में बजट शब्द को रिप्लेस किया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। किसके साथ? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। इस चीज को आपको याद रखना है। बजट शब्द का तो कहीं पर भी हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन जो बजट शब्द है इसको आर्टिकल 112 में, इसमें आर्टिकल 112 में रिप्लेस करके दिया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चीज को याद रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रखेंगे आप लोग कि हमारे संविधान में बजट शब्द का तो कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन आर्टिकल 112 में आपका जो बजट शब्द है इसको रिप्लेस किया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। किसके साथ? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। बजट जो शब्द है, शब्द याद रखिएगा, इसका उल्लेख कहीं नहीं है, लेकिन जो बजट शब्द है इसको आर्टिकल 112 में रिप्लेस किया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा। याद रखेंगे आप लोग। दूसरा, मैंने आप लोगों को टैक्स पढ़ाया हुआ था। टैक्स में मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स में पढ़ाया था इनकम टैक्स। उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कितने तक की आय जो है आपकी वो टैक्स फ्री है। तो आप लोगों में से 2-3 लोगों का ही आंसर बिल्कुल सही आया है। एक तो रितिका श्रीवास्तव जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, दूसरा फिरोज खान जी का, तीसरा एक पूजा करके एक आईडी है उनका बिल्कुल आंसर सही था कि 3 लाख तक की आय जो है वो आपकी टैक्स फ्री है। ये बिल्कुल आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका लेटेस्ट है, वो आपको याद रखना है डेटा। ठीक है, कि 3 लाख तक की आय जो है वो आपकी कर मुक्त है। ठीक, तो इसको मैंने क्लियर कर दिया। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका आंसर आपको बता दूं। ये करंट में पूछा जा सकता है और यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। इसके बाद मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया था और जीएसटी में मैंने आपको सारी चीजें बता दी, बट जीएसटी में मैंने एक चीज नहीं बताई। जीएसटी आपका जो है इसमें एक चीज मैं क्या भूली हूँ वो ये है कि आपकी ऐसी 4 चीजें कौन सी हैं जिन पर आपका जीएसटी नहीं लगता। सो फर्स्ट वन आपको याद रखना है, कौन सी? फर्स्ट वन याद रखना है पेट्रोल, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। तीसरा है आपका रियल इस्टेट, यानी कि जो आप बेसिकली जमीन वगैरह खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। एंड चौथा है आपका कौन सा? अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर क्रिएट होता है कि मैम अल्कोहल पर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है। हाँ देखिए, अल्कोहल जीएसटी फ्री है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन अल्कोहल पर एक टैक्स
टैक्स लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी नाम का। तो इस चीज को आपको अपने माइंड में रखना है कि कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जो जीएसटी से एग्जिम्प्टेड है। तो एग्जिम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला मैंने आपको बताया है कि जीएसटी से जो फ्री वस्तुएं हैं, मतलब इन पर कोई जीएसटी नहीं लगता, वो 4 चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? इन चारों चीजों को अपने माइंड में फिट बिठा लेना एकदम गोली की तरह। सबसे पहला आपको यहाँ पर याद रखना है क्या? पेट्रोल। पेट्रोल पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा आपको याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पर कोई आपका जीएसटी नहीं लगता। तीसरा आपको याद रखना है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट जो है आपका, इन पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता। अगर आप घर वगैरह खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। एंड चौथा आप लोगों को याद रखना है आपका अल्कोहल। क्या याद रखना है? अल्कोहल, ठीक है। अब कमेंट करके बताइएगा कितने लोग यहाँ पर अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल जो है ये भी आपका जीएसटी फ्री होता है, लेकिन अल्कोहल जो है ये टैक्स फ्री नहीं है। मैंने ये कहा कि इस पर जीएसटी तो नहीं लगता, पर मैंने ये कभी नहीं कहा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं कहा मैंने कि आपका जो अल्कोहल है इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो इस पर टैक्स लगता है, लेकिन ये जीएसटी फ्री है। इस पर जो टैक्स लगता है वो आप लोगों ने सुना होगा स्टेट एक्साइज ड्यूटी नाम का। कौन सा? स्टेट एक्साइज ड्यूटी नाम का एक टैक्स लगता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ठीक, इस चीज को आपको याद रखना है कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी नाम का एक टैक्स लगता है आपके किस पर? अल्कोहल पर। तो ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ये 4 चीजें ऐसी हैं जो हमारे किससे, हमारी जीएसटी से फ्री होती हैं, मतलब इन पर कोई जीएसटी नहीं होता है, एग्जिम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। फर्स्ट वन आपका है पेट्रोलियम, सेकंड वन है आपका इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड वन है आपका रियल एस्टेट, एंड फोर्थ वन है आपका क्या? आपका अल्कोहल। लेकिन अल्कोहल पर एक आपका टैक्स लगता है, वो है आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी। कौन सा? स्टेट एक्साइज ड्यूटी नाम का ये टैक्स लगता है। तो टैक्स फ्री तो नहीं है, लेकिन जीएसटी नहीं पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें मैं पिछले लेक्चर में मैं बताना भूल गई थी, लेकिन आज के लेक्चर में मैंने बता दिया है। एक चीज और, जो पहला लेक्चर हुआ था मैंने उसमें नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको नेशनल इंस्टीट्यूट बोला था शायद, है ना, मुझे जहां तक याद है, वो वहां पर करेक्ट कर लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ठीक है। उस चीज को आपको अपने माइंड में भी रखना है कि इंस्टीट्यूट नहीं इंस्टीट्यूशन है, ठीक, और वहां पर करेक्ट कर लीजिएगा। उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ कि वहां पर मैंने धोखे से इंस्टीट्यूट बोल दिया है, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में। और बैंकिंग सिस्टम में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है किसके बारे में? केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक के बारे में। सो आइए देखते हैं सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, यानी कि केंद्रीय बैंक क्या होते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक। तो जो आपके केंद्रीय बैंक है, जैसे आप कहते हैं सेंट्रल बैंक, ये क्या होते हैं? देखिए, हर एक देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, चाहे वो कोई सा भी देश हो, हर एक देश का अपना एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक होता है। उसी तरीके से हमारे भारत का भी एक केंद्रीय बैंक है। हमारे भारत के जो केंद्रीय बैंक है, इसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आरबीआई के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज आपने क्या सीखी? पहली चीज आपने सीखी कि हमारा जो भारत है इसका एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, जिसका नाम है आरबीआई। प्रत्येक देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, उसी प्रकार हमारे भारत का भी एक केंद्रीय बैंक है, और इस बैंक का नाम है आपका आरबीआई। क्या नाम है इसका? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आप इनका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में कुछ चीजें आपको पढ़नी है। सबसे पहले फाउंडेशन यानी कि इनकी स्थापना, यानी कि इनका जो गठन है वो कब होता है। तो याद रखिएगा कि इनकी जो स्थापना होती है वो आपकी 1 अप्रैल को होती है। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब होती है। तो आरबीआई की स्थापना आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को होती है। यहाँ पर लिख लीजिएगा फाउंडेशन में 1 अप्रैल 1935, ठीक, याद रखेंगे। ये आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी। तो याद रखिएगा, जो आपका एक्ट था, एक्ट ऑफ 1934, इस एक्ट के तहत हुई थी। 1934 के एक्ट के तहत 1935 में 1 अप्रैल को आपके आरबीआई की स्थापना होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट आपसे कई बार पूछा गया है वनडे एग्जाम में, तो याद रखिएगा कि एक्ट ऑफ 1935 के अंतर्गत आपके 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, किसकी स्थापना होती है? स्थापना होती है आपकी आरबीआई की। तो एक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, कब हुई ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो आरबीआई है इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो आरबीआई के जो हेडक्वार्टर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, आरबीआई के हेडक्वार्टर्स आपके मुंबई में है। कहाँ पर है? आरबीआई के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपके मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई के हेडक्वार्टर्स जो है आपके
1935 की अगर मैं बात करूं तब आपके कहां पर थे, तो 1935 में आरबीआई के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये मुंबई में नहीं थे, ये कलकत्ता में थे। 1937 में, इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा, 1937 की बात है, 1937 में इनके हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई बनाए जाते हैं, मुंबई महाराष्ट्र इनके हेडक्वार्टर्स बनाए जाते हैं। तो कभी पूछा जाए कि आरबीआई के जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई से पहले कहां पर थे, तो कलकत्ता में थे। इस चीज को भी अपने माइंड में आपको रखना है। वर्तमान में कहां पर है, ऑब्वियस सी बात है हमारे इनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में ही होंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका कि आपके जो आरबीआई है इनके जो पहले गवर्नर थे, वो कौन थे, तो पहले गवर्नर आपको याद रखना है, इनके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो आपके थे, फर्स्ट गवर्नर आपको याद रखना है सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ, सर ऑसबोर्न स्मिथ। इनका पूरा नाम आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है आपके फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा कि आरबीआई जो है इनके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे, वो थे आपके सर ऑसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो आपके सीडी देशमुख थे। कौन थे, सीडी देशमुख। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, तो वो थे आपके सी डी देशमुख। कौन थे, सी डी देशमुख, सी डी देशमुख। ये जो सी डी देशमुख थे ये आपके बेसिकली आरबीआई के थर्ड नंबर के गवर्नर बन रहे हैं। ठीक, तो इसको भी याद रखना है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख थे, लेकिन अगर नंबर के हिसाब से देखें तो ये तीसरे थे। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। जितनी चीजें यहाँ पर आरबीआई के बारे में बताई गई हैं ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछी गई हैं, सो आपको अपने माइंड में रखना है कि जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। किस एक्ट के तहत होती है, तो आपका जो 1934 का एक्ट था इसके तहत होती है। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो इनके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि इनके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, और इंडियन गवर्नर की बात की जाए तो सी डी देशमुख थे। इतनी चीजें नोट करिए, मैं पानी पीकर आती हूँ। इतना आप लोग याद रखेंगे आरबीआई के बारे में। अब आरबीआई के बारे में एक और पॉइंट लिखा हुआ है नेशनलाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीयकरण जिसे आप कहते हैं। तो इनका नेशनलाइजेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो नेशनलाइजेशन है यानी कि राष्ट्रीयकरण जिसे आप हिंदी में कहते हैं, कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1949। कब, 1 जनवरी 1949 को इनका जो है नेशनलाइजेशन होता है। कब होता है, 1 जनवरी 1949 को इनका नेशनलाइजेशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 जनवरी 1949 को इनका क्या होता है, इनका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण होता है। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए वर्क। अब हमें ये समझना है कि आपके जो आरबीआई है इनके कार्य क्या क्या हैं। देखिए, एक केंद्रीय बैंक जो है उसके कार्य क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ऐसा क्या काम करते हैं जिस वजह से हमने इनको केंद्रीय बैंक कहा है ना। तो कार्य आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है इनके कार्य क्या है। तो आरबीआई के कार्य में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो आरबीआई है इनको क्या कहा जाता है, इनको बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो सबसे पहले कार्य में आपको यही नोट करना है कि इसे हम क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक, बैंकर्स बैंक कहेंगे, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना है बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। इसका मतलब क्या होता है बैंकों का बैंक का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि आरबीआई जो है, आरबीआई के पास जो कमर्शियल बैंक हैं यानी कि जो व्यापारिक बैंक हैं, इन सभी बैंक के क्या होते हैं, खाते होते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जो आरबीआई है, इन आरबीआई के पास आपके जो अदर कमर्शियल बैंक हैं, जो अदर कमर्शियल बैंक हैं, इन सभी के खाते होते हैं। क्या होते हैं, आरबीआई के पास जो कमर्शियल बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हैं, इन सभी बैंकों के खाते होते हैं। जब भी इन कमर्शियल बैंक को ऋण की यानी कि लोन की जरूरत होती है तो आरबीआई लोन उपलब्ध कराता है। कौन उपलब्ध कराता है, आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स को लोन उपलब्ध कराता है। इस वजह से इसको बैंकर्स बैंक यानी कि बैंकों का बैंक कहा गया है। याद रखेंगे कि जो आपके आरबीआई है, आरबीआई को हमने बैंकों का बैंक क्यों कहा है, इसका कार्य ही यही है कि आरबीआई जो है अदर जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं इन सभी को जरूरत पड़ने पर लोन उपलब्ध कराता है। दैट्स व्हाई हमने इनको बैंकों का बैंक यानी कि बैंकर्स बैंक कहा। ठीक, सो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि हमने जो आपका आरबीआई है इनको बेसिकली आपका बैंकों का बैंक क्यों कहा है। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है, इनको हमने सरकार का बैंक कहा है। क्या कहा है, सरकार का बैंक कहा है, सरकार का बैंक। क्यों कहा है सरकार का बैंक, देखिए सरकार के जितने भी विभाग हैं, जितने भी सरकार के डिपार्टमेंट हैं, इन सभी विभागों का खाता आपका आरबीआई में होता है।
जब कभी भी सरकार को लोन की जरूरत होती है तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करता है, जिस वजह से इसको सरकार का बैंक यानी कि गवर्नमेंट बैंक भी कहा गया है। ठीक, क्या कहा गया है, गवर्नमेंट आपका बैंक कहा गया है। दो चीजें आपने पढ़ी इनके कार्य में। सबसे पहला कि आरबीआई हमारे कमर्शियल बैंक्स को भी लोन उपलब्ध कराता है, जब कभी भी हमारे गवर्नमेंट को जरूरत होती है तो हमारे गवर्नमेंट को भी लोन उपलब्ध कराता है। ठीक, 2 पॉइंट आपने पढ़े। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आरबीआई है, आरबीआई का सबसे मेन काम आपने क्या सुना है, आपने सुना होगा पत्र मुद्रा का निर्गमन, यानी कि आपकी जो पेपर करेंसी है इस पेपर करेंसी का निर्गमन करता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है पत्र मुद्रा, पेपर करेंसी जिसे आप कहते हैं, इसका निर्गमन। ठीक है, निर्गमन। अब ये क्या होता है, पत्र मुद्रा का निर्गमन। देखिए आरबीआई का प्रमुख कार्य यही है, पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। ठीक है, जो आपकी आरबीआई है इनके द्वारा जो पत्र मुद्रा निर्गमित की जाती है उस पर जनता का विश्वास होता है। क्यों होता है विश्वास, क्योंकि इस पर गवर्नर जो होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, इस वजह से हम इस मुद्रा पर विश्वास कर पाते हैं। तो आपका जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, ये क्या करता है, पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है, इस वजह से हम इसको निर्गमन का बैंक भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक और निर्गमन बैंक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि निर्गमन का बैंक किसको कहते हैं, निर्गमन का जो आपका बैंक है ये हम कहते हैं, निर्गमन का बैंक हम कहते हैं किसको, आरबीआई को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी चीजें आप लोगों ने सीखी। ठीक है, चौथा आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आरबीआई है ये आर्थिक विकास में भी सहायता करते हैं। किसमें, आर्थिक विकास में भी, आर्थिक विकास में भी। ठीक है, आर्थिक विकास में क्यों, क्योंकि ये हमारे आर्थिक विकास, जनता जो है इनके आर्थिक विकास के लिए वर्क करता है। मार्केट जो है, मार्केट में नियंत्रण बेसिकली आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इस वजह से जो आपके आरबीआई है ये हमारे आर्थिक विकास में हेल्प करते हैं। आपने इनके 4 कार्य सीखे और चारों बड़े ही महत्वपूर्ण है। आपने सीखा कि जो हमारे आरबीआई हैं, जो कि हमारे सेंट्रल बैंक है, इनके 4 प्रमुख कार्य। फर्स्ट वन आपने देखा कि ये जो है आपके जो अदर कमर्शियल बैंक हैं इनको ऋण उपलब्ध कराते हैं, लोन देते हैं, इसलिए हमने इनको बैंकों का बैंक कहा। दूसरा आपने पढ़ा है इनको सरकार का बैंक कहा गया, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं इन सभी विभागों के खाते होते हैं आरबीआई में। तो जब कभी भी हमारी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है लोन की तो वो आरबीआई से लोन ले लेते हैं, इसलिए हमने इनको सरकार का बैंक कहा। तीसरा आपने यहाँ पर पढ़ा है निर्गमन का बैंक, क्योंकि पत्र मुद्रा का निर्गमन करने का कार्य आरबीआई का होता है और इनकी जो पत्र मुद्रा है इस पर हमारी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, बिकॉज इन पर हमारे गवर्नर जो है इनके सिग्नेचर होते हैं, दैट्स वाई हम इस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो पत्र मुद्रा का निर्गमित करने का काम आरबीआई का होता है। चौथा आपने पढ़ा आर्थिक विकास में ये हमारी सहायता करते हैं। ठीक, सो ये 4 पॉइंट्स आपने पढ़े हैं इनके कार्य में, जो कि आप लोगों को अपने माइंड में फिट बिठाना है, बिकॉज ये बहुत जरूरी है ना। इस लेक्चर को बनाने में कितनी मेहनत लगती है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं। पिछले लेक्चर में मुझे कमेंट भी आया था कि मैम आप सोए नहीं हो क्या। आज भी कुछ ऐसा ही सीन समझ लीजिए कि मैं उतना नहीं सोई हूँ, क्योंकि पता है कुछ कर गुजरने की चाह माइंड को कहीं पर खोने नहीं देती, आंखों को कभी सोने नहीं देती। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो ना, लेकिन उस रास्ते से कभी दूर होने नहीं देती। ये मैंने खुद लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको सेंट्रल बैंक के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। आई विश आपका जो आरबीआई है इसके बारे में सारी की सारी चीजें आप लोग जान चुके होंगे। आरबीआई की स्थापना, हेडक्वार्टर्स, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, नेशनलाइजेशन इनकी राष्ट्रीयकरण, आफ्टर ऑल फिर उसके बाद आपने क्या जाना, उसके बाद आपने जाना आरबीआई के कार्यों के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनलाइजेशन। क्या है ये नेशनलाइजेशन, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो नेशनलाइजेशन लिखा गया है तो सबसे पहला जो नेशनलाइजेशन है, फर्स्ट नेशनलाइजेशन याद रखिएगा, ये हमारा 1969 में होता है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। कब होता है, 1969 में होता है, याद रखिएगा। हमारा फर्स्ट नेशनलाइजेशन 1969 में होता है। और इस समय बैंकों की कुल संख्या कितनी थी, इस समय बैंकों की कुल संख्या थी 14, याद रखिएगा कितनी थी, 14 थी। उसके बाद दूसरा जो नेशनलाइजेशन होता है, सेकेंड नेशनलाइजेशन, वो हमारा 1980 में होता है। सो आपको दूसरा नेशनलाइजेशन याद होना चाहिए कि कब होता है, 1980 में। फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला पहला है, पहला पहला प्यार और पहले पहला, ये बहुत जरूरी है। याद रखिएगा कि जो पहला नेशनलाइजेशन है वो 1969 में होता है, दूसरा नेशनलाइजेशन 1980 में होता है। ठीक, इसके बाद एक जो पॉइंट लिखा हुआ है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कौन सा बैंक किस में मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पर तो मैंने 2 ही लिखे हैं, और भी आपको जो बैंक मर्ज हुए हैं करंट अफेयर्स में मिलते हैं वो आपको पढ़ने होंगे। ठीक, 1993 में, ये कब का वर्ष है, 1993, जिसमें से हम लोगों में से कोई भी शायद पैदा ना हुआ हो, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। तो 1993 में बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया जाता है, किसमें, पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी में। याद रखिएगा कि 1993 में
हमारा जो आपका बैंक ऑफ इंडिया है इसको पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया जाता है। एंड सन 2019 में, कब? सन 2019 में देना बैंक को, किसको? देना बैंक को दे ही दिया किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो देना बैंक और आपके जो विजया बैंक है इन दोनों को आपका मर्ज कर दिया गया किसमें? बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो याद रखिएगा कि हमारा बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में, कब? 1993 में। एंड सन 2019 में देना बैंक और विजया बैंक को आपका मर्ज कर दिया गया किसमें? आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा में। कई जगह आपको 2018 भी मिलेगा, मैं पहले से क्लियर कर देती हूँ, तो डेट में कंफ्यूज नहीं होना है। आपका गोल जो है वो ये होना चाहिए कि देना बैंक एंड विजया बैंक को मर्ज कर दिया गया किसमें? आपका मर्ज किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि जो पहला नेशनलाइजेशन हुआ वो 1969 में हुआ था एंड आपने पढ़ा दूसरा नेशनलाइजेशन 1980 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा कि 1993 में जो आपका बेसिकली बैंक ऑफ इंडिया है इसको मर्ज कर दिया गया पीएनबी में। एंड दूसरा आपको याद रखना है कि 2019 में देना बैंक एंड विजया बैंक को मर्ज कर दिया गया किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक, इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका कमर्शियल बैंक। आइए देखते हैं कि कमर्शियल बैंक यानी कि जो आपके व्यापारिक बैंक हैं, किन्हें हम व्यापारिक बैंक कहते हैं, आखिर ये क्यों हैं? अगर सेंट्रल बैंक हैं तो व्यापारिक बैंक क्यों है ना? ये भी पता होना चाहिए, इतना तो आपने नोट कर ही लिया होगा अभी तक। आप लोग 1 मिनट दीजिए, मैं बोर्ड को भी थोड़ा सा पानी मिला दूं। आइए देखते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं इन सभी के खाते किसमें होते हैं? आरबीआई में होते हैं, है ना? भैया मेरे खाते किसमें है? फिर मेरा भी तो अकाउंट होगा। तो मेरा अकाउंट होता है इन्हीं कमर्शियल बैंक्स में। इन कमर्शियल बैंक्स में आपके मेरे खाते होते हैं और इन कमर्शियल बैंक्स के खाते होते हैं आरबीआई में। जिस तरीके से आरबीआई का आपका जो कार्य है आर्थिक विकास में सहायता करना, उसी तरीके से आर्थिक विकास में सहायता के लिए आपके कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं। तो आइए कमर्शियल बैंक्स को भी एक बार देख लेते हैं, जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं व्यापारिक बैंक। हिंदी में लिख लेते हैं भाई, नहीं तो हिंदी मीडियम वाले बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो फिर भी एक बार एडजस्ट कर लें, नहीं तो गुस्सा हो जाते हैं। कल मुझे एक कमेंट आता है कि मैम आप हिंदी में ही पढ़ाया करिए, तो मैंने सोचा कि अगर आपने पूरा लेक्चर देखा होता तो आपको ये कंप्लेन ही नहीं होती। बिकॉज मैं हर एक टर्म को, जो लोग पूरा लेक्चर देखते हैं उनको पता है कि मैं पूरे लेक्चर में जितने भी टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में और हिंदी में भी बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक ही लैंग्वेज को यहाँ पर लेकर चल रही हूँ, अगर मैंने लिखा भी होगा तो बोला तो जरूर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो व्यापारिक जो बैंक है, इन व्यापारिक बैंक के बारे में मैंने ये बोला है कि जिस तरीके से हमारे जो सेंट्रल बैंक है, आपके जो केंद्रीय बैंक होते हैं, ये सेंट्रल बैंक का काम है आर्थिक विकास में सहायता करना, उसी तरीके से जो आपकी व्यापारिक बैंक है इनका भी काम होता है आपकी आर्थिक विकास में सहायता करना। ठीक है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो आपके खाते होते हैं वो किसमें होते हैं? आपके और मेरे खाते। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये है आपके कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक, सीओ का मतलब समझिएगा, कमर्शियल यानी कि व्यापारिक बैंक। ये कमर्शियल बैंक है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये है आपके आरबीआई। ठीक है, और यहाँ पर है आप सभी लोग, ये नन्हे मुन्ने से बाला। ठीक, मैं इस तरीके से बना देती हूँ, लड़कियों की 2 चोटियां बना देती हूँ। मैं इतना तो अच्छा नहीं बना पाई आपको, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है, और ये है जॉब के बाद आपके बच्चे कुछ ज्यादा ही बड़े बन गए, चलो छोटा बना देती हूँ। ये है आपके नन्हे मुन्ने बच्चे। ठीक, तो आपकी होने वाली उनके और उनके होने वाले उनके, इन सभी के खाते कहां पर होंगे? आई मीन जनता के खाते कहां पर होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो हम जो जनता है, आप, मैं और जो भी है, इन सभी के खाते होते हैं इन कमर्शियल बैंक्स में होते हैं और इन कमर्शियल बैंक्स के खाते होते हैं आरबीआई में। ठीक है, आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा है कि जो जनता है, जो पब्लिक है, इस पब्लिक के खाते कमर्शियल बैंक में होते हैं एंड कमर्शियल बैंक्स के खाते आरबीआई में होते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, बस इतना, रुक जाइए। आपने क्या पढ़ा है, फिर से मेरे साथ रिपीट करें कि जनता के खाते तो कमर्शियल बैंक में होंगे, लेकिन कमर्शियल बैंक्स के खाते आपके आरबीआई में होते हैं, है ना? इसी वजह से जो आपके आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स को लोन उपलब्ध कराते हैं, है ना? तो आपने पिछले वाले जो आपके कार्य थे आरबीआई के, उसमें पढ़ लिया है। तो पहला आपको पॉइंट क्लियर हुआ कि जो व्यापारिक बैंक है ये हमारे आर्थिक विकास के लिए, बेसिकली इनका काम क्या होता है? आर्थिक विकास में सहायता करना। दूसरा आपने पढ़ा है कि जो हमारे खाते हैं, जनता के खाते हैं, वो इन कमर्शियल बैंक में होते हैं और इन कमर्शियल बैंक्स के जो खाते हैं वो किस में होते हैं? वो आरबीआई में होते हैं, है ना?
अब मैं बात करूं कमर्शियल बैंक की, तो इन कमर्शियल बैंक में सबसे बड़ा जो बैंक है वो आपका कौन सा है, वो है आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आपके मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उन सभी के खाते होंगे। जैसे मेरा जो खाता है वो किसमें है, अकाउंट जो है वो मेरा खाता है आपका SBI में, इसी तरीके से आपका भी अकाउंट होगा कहीं ना कहीं। तो व्यापारिक बैंकों में जो सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक, ठीक है, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, कभी भी पूछा जाए कि सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, आपका आंसर होगा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा सबसे बड़ा क्या है, ये सबसे बड़ा आपका व्यापारिक खाता कमर्शियल बैंक है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, इसको पहले कहते थे हम इंपीरियल बैंक कहते थे। क्या कहते हैं, इंपीरियल बैंक कहते थे। क्या कहते थे, इंपीरियल बैंक कहते थे। अब ये जो इंपीरियल बैंक है इसकी स्थापना जो होती है वो कब होती है, 1921 में होती है। ध्यान से समझिएगा, मैंने ये कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इसको मैं इस तरीके से एरो बनाती हूँ और मैं ये बोल रही हूँ कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसको पहले हम इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे। किसके नाम से, इंपीरियल बैंक। न जाने कितनी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है ये बात कि SBI को हम किस नाम से जानते थे पहले, तो इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे। इस इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। कब हुई थी, 1921 में। इसको ध्यान से देखिए, पहले इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मंगलोर और बैंक ऑफ मुंबई को मिलाकर हुई थी। इस तीन को मिलाकर आपकी स्थापना की गई थी इंपीरियल बैंक की। ठीक, तो इस चीज को आपको नोट करना है अपनी कॉपी में कि जो इंपीरियल बैंक है, इन इंपीरियल बैंक की स्थापना किस किस को मिलाकर हुई थी, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास यानी कि आपका मद्रास बैंक, मद्रास बैंक। जब मैं इंग्लिश में लिखती हूँ तो मुझे वही लाइन याद आती है कि आप लोग गुस्सा ना हो जाओ कहीं पे। तो मद्रास बैंक जो है इनको मिलाकर हुई थी, प्लस आपका किसको मिलाकर, मैंगलोर को, बैंक ऑफ मंगलोर, मंगलोर बैंक यानी कि मैंगलोर बैंक। एंड तीसरा आपका कौन सा, मुंबई। तो आपका बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मंगलोर एंड बैंक ऑफ आपका कौन सा, मुंबई। इन तीनों को मिलाकर आपकी स्थापना की गई थी 1921 में। किसकी, 1921 में स्थापना की गई थी इंपीरियल बैंक की। किसकी, इंपीरियल बैंक की। इस चीज को आपको अपने माइंड में रखना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किन किन बैंक्स को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। आपका आंसर होगा बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मंगलोर एंड आपका बैंक ऑफ कौन सा, मुंबई। इन तीन को मिलाकर 1921 में जो स्थापना की जाती है वो इंपीरियल बैंक की जाती है। और यही इंपीरियल बैंक आगे चलकर सन 1955 में, कब, सन 1955 में, याद रखिएगा कब, सन 1955 में इसको हमने जाना किसके नाम से, इसको हमने जाना SBI के नाम से। किसके नाम से जाना है हमने इसको हमने जाना है SBI के नाम से। इस चीज को आपको अपने माइंड में रखना है कि आपका जो इंपीरियल बैंक है, इस इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मंगलोर और बैंक ऑफ मुंबई को मिलाकर होती है। और इसी इंपीरियल बैंक को हमने 1955 में जाना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। अब जब कभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएं तो वहां पर कहना, इधर आओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तुम्हें पता है तुम पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाने जाते थे। वो कहेगा नहीं, फिर बताना कि तुम पहले इंपीरियल बैंक के नाम से भी जाने जाते थे और तुम्हारी स्थापना 3 बैंकों को मिलाकर हुई थी। कौन कौन से, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मंगलोर, बैंक ऑफ मुंबई। इन 3 को मिलाकर तुम्हारी स्थापना की गई थी 1921 में। फिर 1955 में तुम्ही का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तुम्हारा ही नाम बदलकर कर दिया गया था बैंक ऑफ आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं नेशनलाइजेशन की, तो आपके जो व्यापारिक बैंक है इनका नेशनलाइजेशन होता है 1969 में। कमर्शियल बैंक्स का जो आपका नेशनलाइजेशन होता है वो 1969 में होता है। कब, 1969 में होता है, याद रखिएगा। ठीक, इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी कि जो व्यापारिक बैंक है वो क्या है, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, एंड आपका जो आपके जो व्यापारिक बैंक है इनका जो बेसिकली नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण जिसे आप कहते हैं वो कब हुआ, 1969 में हुआ था। अब आपका जो अकाउंट है वो कहाँ पर होगा, मैंने आपको अभी बताया कि हमारे जो अकाउंट होते हैं वो हमारे अकाउंट होते हैं कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक के अकाउंट होते हैं RBI में। किसमें, RBI में। ठीक है, तो आपके जो अकाउंट है वो कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है,
दूसरा होता है आपका सेविंग अकाउंट। क्या होता है आपका? दूसरा होता है आपका सेविंग अकाउंट। एंड तीसरा होता है आपका कौन सा? करेंट अकाउंट। ठीक है, कौन सा होता है? करेंट अकाउंट होता है। तो ये तीन तरीके के अकाउंट होते हैं जो कि हमारे किसमें होते हैं? हमारे होते हैं कमर्शियल बैंक में। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड आपका करंट अकाउंट। ठीक, तो कितने तरीके के अकाउंट होते हैं? तीन तरीके के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीन अकाउंट? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। याद रखेंगे आप लोग। ठीक, तो ये हुआ आपका जो बेसिकली इनकी कहानी थी ना, कमर्शियल बैंक्स की, इनकी कहानी आपने समझ ली होगी। अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। पहले इतना नोट करिए, जब तक मैं पानी पीती हूँ जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए। इतना आप लोगों ने नोट किया, आइए देखते हैं हम लोग इसको आपका बेसिकली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर आपको इनको भी समझना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, इसको मैं हटा दूं पहले, फिर आपको समझाती हूँ। हेडिंग करिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, क्या हेडिंग करना है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आपको यहाँ पर हेडिंग करना है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या होती है, इसको अगर आप समझ गए तो जो कॉन्सेप्ट है आपके वो भी सारी चीजें आप समझ जाएंगे। यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी 5 मॉनेटरी पॉलिसी लिखी है इसको समझ जाएंगे आप। मार्केट में आपका बेसिकली जो आपकी लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती हैं। फिर से समझिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा है कि आपके जो मार्केट है, इस मार्केट में आपके बेसिकली लिक्विडिटी को आपका जो है नियंत्रित करने के लिए, लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? आरबीआई के द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती हैं। और इन्हीं पॉलिसीज को हम क्या कहते हैं? इन्हीं पॉलिसीज को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इस चीज को आपको अपने माइंड में रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी हम एक्चुअल में कहते किसे हैं। तो आरबीआई के द्वारा लिक्विडिटी जो है, इस लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए, तरलता को नियंत्रित करने के लिए पॉलिसीज बनाए जाते हैं। इसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी को समझना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी होता है आपका कैश फ्लो। क्या होता है? कैश फ्लो। प्रेजेंटली हमारे मार्केट में कैश फ्लो क्या है? ये आपका क्या होता है? लिक्विडिटी होती है, यानी कि तरलता, जिसे आप हिंदी में कहते हैं। तो इसी लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है? समय समय पर पॉलिसीज बनाता है। इन्हीं पॉलिसीज को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो आपको पहला पॉइंट यही लिखना है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो लिखिएगा लिक्विडिटी यानी कि तरलता। तरलता को आपका तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा समय समय पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? इन्हें ही हम मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इन्हें ही हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी हम कहते किसे हैं एक्चुअल में? मॉनेटरी पॉलिसीज कहते हैं। ठीक, सो फर्स्ट पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। तो लिक्विडिटी जो होती है, इस लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, इस लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए ही आरबीआई के द्वारा समय समय पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इन्हीं पॉलिसीज को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। आरबीआई के द्वारा एक वर्ष में 6 टोटल 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। तो आरबीआई के द्वारा एक वर्ष में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। मॉनेटरी ठीक है, याद रखेंगे कि आरबीआई के द्वारा एक वर्ष में टोटल कितनी बार? टोटल 6 बार मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आरबीआई एक वर्ष में कितनी बार मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है।
कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी? तो याद रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही आपकी जो है क्या बनाती हैं, यही आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है इनको बनाती हैं। इसमें आपको याद रखना है कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, इसको तो मैं खोल भी नहीं पा रही हूँ, चलिए कोई नहीं, अभी इसको ही मैं, जो आरबीआई है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इन मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम कौन करता है? तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इन मॉनेटरी पॉलिसीज को कौन बनाता है? तो इन मॉनेटरी पॉलिसीज को आपका बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इन मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? तो इन मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपकी बनाती है। ठीक, अब यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 तो होते हैं आपके आरबीआई से, 3 होते हैं आपके आरबीआई से, एंड 3 होते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कहाँ से होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पर याद रखना है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन होता है? तो इस कमेटी में टोटल कितने लोग होते हैं? इस कमेटी में टोटल जो आपके लोग हैं वो आपके कितने होते हैं? इस कमेटी में टोटल आपके जो लोग होते हैं वो आपके 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 6 होते हैं। और इन 6 जो लोग हैं, इन 6 लोगों में से 3 तो होते हैं आपके आरबीआई से, एंड 3 होते हैं आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो आपने सबसे पहला जो आपका पॉइंट सीखा था मॉनेटरी पॉलिसी में, वो ये सीखा था कि जो आपकी लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई समय समय पर पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, इन्हीं पॉलिसीज को हमने कहा है मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा है कि आरबीआई के द्वारा एक वर्ष में टोटल 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है ये करती है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं एंड 3 आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब हम मूव करते हैं आपका बेसिकली आपकी जो आरबीआई की 5 मॉनेटरी पॉलिसीज हैं इनकी तरफ। ये जो 5 मॉनेटरी पॉलिसी है, यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आपको लिखा होगा क्या? रेपो रेट, यानी कि जिसे आप हिंदी में कहते हैं रेपो दर, है ना। तो आइए देखते हैं रेपो रेट होता क्या है एक्चुअल में। रेपो रेट को समझ लेंगे अगर आप, तो आसानी से एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप कर सकते हैं। वर्तमान में रेपो रेट कितना है वो आपको यहाँ पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे उससे एक दिन पहले पढ़ लेना है, बिकॉज यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं है, ये आपके बेसिकली टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप याद रख के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आपका एग्जाम हो उससे एक दिन पहले क्या करते हैं आप लोग, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेते हैं। उसी टाइम आपको आरबीआई की जो रेपो रेट है, रिजर्व आपकी जो आपकी बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इन सभी को आपको क्या करना है? इन सभी को आपको याद कर लेना है। ठीक, यहाँ पर मैं बात कर रही थी रेपो रेट की, तो आइए देखते हैं रेपो रेट होता क्या है। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट बेसिकली होता है आपका आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को आपका ऋण उपलब्ध कराता है उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। फिर से सुनिए, मैंने ये कहा कि आरबीआई जिस दर पर, जिस रेट पर आपके जो अदर जो कमर्शियल बैंक हैं इनको ऋण उपलब्ध कराता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। यानी कि जिस रेट पर आरबीआई दूसरे जो कमर्शियल बैंक हैं इनको लोन देता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। तो आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में कि जिस दर पर आरबीआई अदर कमर्शियल बैंकों यानी कि अन्य जो कमर्शियल बैंक्स हैं यानी कि जो व्यापारिक बैंक हैं इनको ऋण उपलब्ध कराता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं आपका रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट भी आपको याद रखना है कि आरबीआई जिस दर पर अदर कमर्शियल बैंक्स को लोन उपलब्ध कराता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं आपका बैंक रेट। मैम ये क्या बात बोल दी आपने, कुछ समझ में नहीं आया। आपने बैंक रेट और रेपो रेट सेम बता दी, हम कैसे समझें क्या अंतर है इनमें? अंतर बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि आरबीआई की जो आपकी बेसिकली रेपो रेट है वो ये कहती है कि आपके जो आरबीआई है जिस रेट पर अन्य जो कमर्शियल बैंक्स हैं
उनको ऋण उपलब्ध कराते हैं, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। बैंक रेट भी यही कहती है कि जिस दर पर आरबीआई अदर कमर्शियल बैंक्स को लोन उपलब्ध कराते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। अंतर क्या है, अंतर ये है कि रेपो रेट के अंतर्गत हम शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक रेट में ऐसा नहीं है। बैंक रेट में जो लॉन्ग आपका जो लोन दिया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कैसा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए आपका लोन दिया जाता है। अंतर, इतना बड़ा अंतर था जो आपको शायद ना पता हो, तो याद रखिएगा कि रेपो रेट में तो आपका जो आरबीआई लोन देता है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, लेकिन बैंक रेट में जो लोन दिया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रेपो रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, याद रखिएगा। आरबीआई जिस दर पर यानी कि रेट पर अन्य कमर्शियल बैंक यानी कि आपके जो व्यापारिक बैंक हैं, इन बैंक को ऋण उपलब्ध कराता है, उसे ही क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। तो आपने सबसे पहला रेपो रेट पढ़ा और सेम आपको बैंक रेट में भी लिख लेना है। तीसरा आपका है कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी है, रिवर्स रेपो रेट। सो व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होती है जिस दर पर अदर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई को ऋण उपलब्ध कराते हैं। क्या आरबीआई को ऋण की जरूरत नहीं पड़ सकती, बिल्कुल पड़ सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आरबीआई को ऋण की जरूरत नहीं पड़ सकती। हमें ऋण की जरूरत, हमें बेसिकली पैसों की जरूरत होती है, हम अपने पेरेंट्स से मांगते हैं। क्या हमारे पेरेंट्स को पैसों की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो ऐसे ही समझिए कि यहाँ पर पेरेंट आपके जो है, पेरेंट्स यहाँ पर कौन है, आरबीआई है और ये आपके जो कमर्शियल बैंक है वो आप हैं। जिस तरीके से आपको पैसे की जरूरत होती है, आप पापा के पास जाते हैं, तो ये जो हमारे पापा हैं इनको भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे, तो ये कभी आपकी कमर्शियल बैंक से भी तो पैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास जॉब है तो क्या आप अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो सेम इसको इसी तरीके से समझिए कि ये आरबीआई है जो आपके पेरेंट्स हैं और ये आप हैं जो कि कमर्शियल बैंक हैं। जिस तरीके से कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ती तो आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई को जरूरत पड़ेगी तो कमर्शियल बैंक के पास जाएगा। यानी कि आरबीआई जिस रेट, मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिस रेट पर आरबीआई को ऋण उपलब्ध कराते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक। तो रिवर्स रेपो रेट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। कैश रिजर्व रेशियो जिसे हम कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। सीआरआर को ध्यान से समझिएगा। सीआरआर एक आपकी कंपलसरी कंडीशन होती है। क्या होती है, ये आपकी एक कंपलसरी कंडीशन है। क्या होती है कंपलसरी कंडीशन, इसको समझिए जरा। सीआरआर यानी कि आपका रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर क्या कहता है, ये आपकी कंपलसरी कंडीशन है। सबसे पहले तो ये लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, कंपलसरी कंडीशन। कंपलसरी कंडीशन का मतलब समझ रहे हैं ना। कंपलसरी कंडीशन का मतलब ये है कि ऐसा करना ही पड़ेगा। देखिए आरबीआई कहता है, कौन कहता है, सीआरआर में समझिएगा कि जो आरबीआई है, ये है कमर्शियल बैंक से क्या कहते हैं, ये कमर्शियल बैंक से कहते हैं कि आपके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट है, उस टोटल डिपॉजिट का कुछ फिक्स्ड परसेंट आपको हमें देना होगा। ये कंपलसरी है आपके ऊपर। आप चाहे रोएं, चाहे गाएं, चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपको यहाँ पर अपने डिपॉजिट का, आपका जो टोटल डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक वालों, वो उस टोटल डिपॉजिट का कुछ फिक्स्ड परसेंट आपको हमें देना होगा। आप जो हमें फिक्स्ड परसेंट दे रहे हैं, इसके बदले में हम आपको कोई ऋण नहीं देंगे। ओह माय गॉड, ऋण भी नहीं दे रहे हैं और हमसे कुछ फिक्स परसेंट भी ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आरबीआई देगा ना बेनिफिट। तो आरबीआई कहता है कि हम ऋण तो नहीं देंगे, लेकिन अगर किसी भी कस्टमर का कमर्शियल बैंक में आपका जो है खाता था और आपने कमर्शियल बैंक से कहता है कि अगर आपने उस कस्टमर का या उस ऑर्गेनाइजेशन का पैसा वापस नहीं कर पाया तो ये मेरी जिम्मेदारी है उस कस्टमर की, उस ऑर्गेनाइजेशन का पैसा देने की। समझ गए। यानी कि यहाँ पर जो कंपलसरी कंडीशन है उसमें बेसिकली आरबीआई अदर जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनको क्या करता है, इन सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। एक तरीके से सिक्योरिटी हुई ना, ध्यान से समझिए। मैंने ये कहा है, बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ, अब आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। देखिए मैंने ये कहा, ये है आपके आरबीआई, ठीक है, ये है आपके आरबीआई
और ये है आपके व्यापारिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक। ठीक है, व्यापारिक बैंक। ठीक, आरबीआई व्यापारिक बैंकों से कहता है कि आपके पास जो टोटल डिपॉजिट है, आपके पास जो टोटल डिपॉजिट है, हमें नहीं मतलब आपके पास कितना डिपॉजिट है, लेकिन आपके पास जो टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ फिक्स्ड परसेंट आपको हमें देना होगा। ये कहते हैं व्यापारिक बैंकों से कि आपके पास जो टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ फिक्स परसेंट आपको हमें देना होगा और हम उसके बदले आपको कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराएंगे, उसके बदले हम आपको कोई ऋण नहीं देंगे। लेकिन अगर किसी कस्टमर का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास खाता था और आपने उस ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर का पैसा वापस नहीं कर पाया है, तो ये जिम्मेदारी मेरी है। आरबीआई कहता है मैं उस कस्टमर का पैसा वापस करूंगा, लेकिन उसके बदले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ फिक्स्ड परसेंट हमें देना होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है उस कस्टमर का, उस ऑर्गेनाइजेशन का पैसा वापस करने की। किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई की जिम्मेदारी है। तो आरबीआई ने यहाँ पर क्या दिया? आरबीआई ने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की कि नहीं? तो आरबीआई आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जो आपके अदर कमर्शियल बैंक होते हैं उन सभी को। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर हुई। आपका सीआरआर में देखिए कैश रिजर्व रेशियो बहुत मुश्किल से लोगों को समझ में आता है, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप इसको समझ सकें कि बेसिकली होता क्या है कैश रिजर्व रेशियो। इसमें आरबीआई ये कहता है, आपके आरबीआई कहते हैं व्यापारिक बैंकों से कि आपके पास जो टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ फिक्स परसेंट आपको हमें कैश में देना होगा। एक चीज आपको याद रखना है, ये कैश में देना होता है। किसमें? कैश में देना होता है, इसीलिए इसको कैश रिजर्व रेशियो बोला गया है। तो ये चीज भी ऐड कर लीजिएगा, कैश में आपको कुछ फिक्स परसेंट देना है, अदरवाइज आप समझो कि नॉन कैश हो सकता है। तो कैश में कुछ फिक्स परसेंट देना होता है, उसके बदले आरबीआई सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक, ये चीज आप समझ गए। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट जो आपका लिखा हुआ है नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है वो देख लेना है, जो कि आपकी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो यानी कि एसएलआर। एसएलआर भी एक कंपलसरी कंडीशन होती है। क्या होती है? ये भी आपकी एक तरीके की कंपलसरी कंडीशन है। ध्यान से समझिएगा एसएलआर को भी, ये भी समझना बहुत आसान है। जिस तरीके से आप सीआरआर समझ गए उसी तरीके से आप एसएलआर भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो एसएलआर जो है आपका एसएलआर में होता क्या है, जो आरबीआई है, ये जो आरबीआई है ये आपकी अदर कमर्शियल बैंक से कहते हैं। किससे कहते हैं? कमर्शियल बैंक से कहते हैं, यानी कि व्यापारिक बैंकों से कहते हैं। इन व्यापारिक बैंकों से कहते हैं कि आपके पास जो टोटल डिपॉजिट है, आपके पास जो टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ फिक्स परसेंट आपको हमें देना होगा। ये तो क्या बात है, ये तो इसमें भी बोला था ना। हाँ बिल्कुल बोला था। तो कुछ फिक्स परसेंट आपको हमें तो देना ही होगा। साथ ही साथ आपको अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ फिक्स परसेंट आपको अपने पास भी रखना होगा, चाहे वो आप कैश के फॉर्म में रखें, चाहे वो आप कैश के फॉर्म में रखें, चाहे आप वो नॉन कैश के फॉर्म में रखें, चाहे वो आप कैश के फॉर्म में रखें, चाहे वो आप नॉन कैश के फॉर्म में रखें। कैश आप समझ सकते हैं, नॉन कैश क्या होता है? जो ज्यादातर बैंक है वो नॉन कैश के फॉर्म में ही अपना जो डिपॉजिट है उसको रखते हैं। जैसे आपका गोल्ड के फॉर्म में रख लेते हैं, मैक्सिमम बैंक जो है बेसिकली लोन आपका जो गोल्ड है इसके फॉर्म में ही रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपने समझा कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो में क्या कहा जाता है। आरबीआई कहता है कि आपके पास जो टोटल डिपॉजिट है उस टोटल डिपॉजिट का कुछ फिक्स परसेंट आपको हमें तो देना ही होगा, साथ ही साथ उसका कुछ फिक्स परसेंट आपको अपने पास भी रखना है, वो चाहे कैश के फॉर्म में हो चाहे वो नॉन कैश के फॉर्म में हो। तो ये बेसिकली आपका एक कंपलसरी कंडीशन है। यहाँ पर दो कंपलसरी कंडीशन आपने पढ़ी मॉनेटरी पॉलिसी में, फर्स्ट वन सीआरआर, सेकंड वन एसएलआर। ये दोनों ही आपकी कंपलसरी कंडीशन है। इस चीज को आपको याद रखना है कि दोनों ही आपकी कंपलसरी कंडीशंस होती हैं। तो ये थी आरबीआई की 5 मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें आपने पढ़ा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तीसरा आपने पढ़ा है यहाँ पर बैंक रेट में भूल गई, चौथा आपने पढ़ा है आपका कैश रिजर्व रेशियो एंड पांचवा आपने पढ़ा है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। सो ये आपकी बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी थी एंड आई विश आपको समझ में भी आई होंगी। यदि कोई डाउट होता है देन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।